कुछ चेहरे इतने खूबसूरत होते हैं कि उनकी मुस्कान भी कत्ल करती है, और कुछ आंखें इतनी गहरी कि जो उनमें डूबा फिर कभी बाहर नहीं निकल पाया। इस कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है, प्रियांशी। एक नाम जो जैसे ही जुबान पर आता है मन में बस एक ही तस्वीर बनती है, खूबसूरती की मूरत। उसे देखकर लोग सांसें लेना भूल जाते हैं। हर मोड़ पर, हर गली में, हर सड़क पर जो भी उसकी झलक देखता वही उसका दीवाना हो जाता। लेकिन हर नज़र की एक कीमत होती है, और प्रियांशी के हुस्न को देखने की कीमत है जिंदगी। वो हर बार अचानक से किसी की जिंदगी में आती हैं और फिर सब कुछ तबाह कर जाती हैं। ना कोई सबूत, ना कोई नाम, बस रह जाती है एक लाश, एक बर्बादी और उस हसीन चेहरे की आखिरी झलक। कोई नहीं जानता है कि ये सब कैसे हो रहा है। सिर्फ एक इंसान है जो उन रहस्यमयी मौतों को अलग नजरिए से देखता है और उनकी तह तक जाना चाहता है। वो कौन है और उसका उस लड़की से क्या संबंध है, इस चीज का पता आपको आगे चलेगा। कहानी को बीच में मत छोड़िएगा। कहीं ऐसा ना हो कि प्रियांशी अपने हुस्न का जलवा आपको दिखाने आपके पीछे चली आए। बारिश तेज हो रही थी, मौसम खराब था। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। एक अकेली कार तेज रफ्तार से मुंबई नासिक हाईवे पर दौड़ रही थी। कार के अंदर था विक्रम, उम्र लगभग 32 साल, पेशे से मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर। विक्रम मन ही मन कुछ सोच रहा था। वो लड़की भी अजीब थी, ना नंबर दिया ना नाम बताया, लेकिन कुछ भी हो सेक्सी तो थी। आंखें तो कमाल ही थी, नीली। मेरा बस चलता तो मैं उसकी आंखों में कैद हो जाता। अचानक कार की हेडलाइट्स एक सफेद साड़ी पहने लड़की पर पड़ती है। वो सड़क के किनारे खड़ी थी, भीगी हुई। साड़ी गीली होने के कारण उसके शरीर से चिपक गई थी। हवा के कारण उसके बाल लहरा रहे थे, चेहरा झुका हुआ था। विक्रम ने हॉर्न बजाया, उसकी झलक दिखी और विक्रम की सांसें रुक गई। इतना खूबसूरत चेहरा, जैसे कोई सपना हो। विक्रम के अंदर का मर्द जाग गया। वो कार रोकता है और खिड़की नीचे करके पूछता है, आप इतनी रात को इस सुनसान सड़क पे क्या कर रही हो मैडम? कोई मदद चाहिए? लड़की दरवाजे के पास आई, अपने गीले बालों को विक्रम के चेहरे पे झटका, मुस्कुराई और बोली, मदद तो तुम्हें चाहिए विक्रम। वो हैरान था कि उस लड़की को उसका नाम कैसे पता है। उसने पूछा, क्या तुम मुझे जानती हो? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। लड़की ने कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई विक्रम के बगल वाली सीट पे। विक्रम ने सांस भरते हुए पूछा, कहाँ जाना है आपको? जवाब आया, मेरी कोई मंजिल नहीं है। वो अब डरने लगा था, तभी अचानक चारों शीशे अपने आप बंद हुए और लड़की गायब। अगले दिन सुबह एक ट्रक ड्राइवर को सड़क किनारे एक जली हुई कार मिलती है। कार की खिड़की टूटी हुई, अंदर विक्रम की बुरी तरह जली हुई लाश। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक कार में ब्लास्ट हुआ था, पर फॉरेंसिक का कहना था कि कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि अगर कार में कोई आग लगी ही नहीं तो विक्रम का शरीर जला कैसे, वो भी अंदर से, और वो मरा कैसे? आपको क्या लगता है कि उस लड़की ने विक्रम को कैसे मारा होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पर मैं आपको बता दूं, ये मौत नहीं थी, ये उसका पहला शिकार था। उधर प्रियांशी ने अपना दूसरा शिकार चुन लिया था लोखंड वाला के सबसे फेमस क्लब द अबिस में। रात अपने चरम पर थी, शराब, सिगरेट, तेज म्यूजिक और झूमते लोग। तभी अचानक क्लब में एक हसीना की एंट्री हुई और सारे मर्दों की नजरें उस पर टिक गई। प्रियांशी वहां आ चुकी थी। सफेद सिल्क की स्लिट ड्रेस, खुले बाल, गुलाबी होंठ और आंखों में कोई अनकहा जादू। लोगों की सांसें थम गई थी। वो सीधे बार काउंटर की तरफ चली और बार टेंडर से कॉकटेल मांगा, ब्लडी लव। क्लब में जिसने भी उसे देखा मुस्कुरा दिया, पर उनकी मुस्कुराहट ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उसमें से कोई आज उसका शिकार होने वाला था। उस रात क्लब में मौजूद था राहुल मेहरा, एक उभरता हुआ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। फॉलोअर्स 1.4 मिलियन, एटीट्यूड ओवर कॉन्फिडेंट, नेचर फ्लर्टी। वो प्रियांशी के टेबल के पास आया और हंसते हुए बोला, हे गॉर्जियस, तुम यहां अकेली हो? तो मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूं। प्रियांशी ने बिना मुस्कुराए सिर्फ उसकी ओर देखा, एक गहरी और मोहित करने वाली नजरों से
राहुल उसकी आंखों में कैद हो चुका था। उसने कहा, यार तुम्हारी आंखें तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, इससे तो तुम किसी का भी कत्ल कर सकती हो। तो उन्होंने साथ बैठ के कॉकटेल ब्लडी लव को एंजॉय किया। कुछ टाइम बाद प्रियांशी और शराब दोनों का ही नशा उसके ऊपर चढ़ चुका था। उसने नशे में कहा, तुम्हारी आंखें ये कैसी? उसने जैसे ही प्रियांशी की आंखों में दोबारा देखा, उसका शरीर कांपने लगा। तभी अचानक क्लब की लाइट जाती हैं और एक ही सेकंड में प्रियांशी गायब और राहुल की मौत हो जाती है। लाइट जाने के बाद राहुल के साथ क्या हुआ किसी ने नहीं देखा, पर जो कोई नहीं देख पाता वो सीसीटीवी देख लेती है। राहुल अकेला डांस फ्लोर पे खुद से लड़ता है, चिल्लाता है, दीवार पर सिर मारता है और फिर उसका शरीर डांस फ्लोर के बीचों बीच गिर जाता है। आंखें खुली लेकिन शरीर डेड, और उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि उसने ड्रग्स और शराब का ओवरडोज किया था, जिसके कारण उसकी मौत हुई। लेकिन सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में एक चीज और भी थी जिस पे किसी ने गौर नहीं किया। प्रियांशी भीड़ में कहीं खड़ी थी, बस देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। और वो किसे देख के मुस्कुरा रही थी ये तो आप जानते ही हैं। उसकी नजरों में जादू नहीं था, वो मौत का पैगाम थी। उसकी एक नजर और तुम खुद के नहीं रह जाते। प्रियांशी भूखे मर्दों का शिकार कर रही थी। पिछली 2 मौतों के बाद उसने आरव को खोज लिया था, एक 28 साल का यंग फिल्म डायरेक्टर, पार्टीज, शराब, सट्टा और लड़कियों का शौकीन। आरव के फ्लैट में उस रात सिर्फ 2 चीजें चल रही थी, शराब और म्यूजिक। वो बालकनी में खड़ा हाथ में विस्की का ग्लास लिए किसी से फोन पे बात कर रहा था। नीचे समुद्र की लहरें और पीछे लाइट से चकाचौंध उसका घर। भाई कल की शूट डेट बदलनी पड़ेगी, एक न्यूकमर मिली है, कुछ तो है उसमें। बस नजरें मिलाते ही इंसान खो जाता है। वो मुस्कुराया। रात करीब 1:30 बजे बिना इंतजार किए वो दरवाजा खोलता है। वो आ चुकी थी। कौन? आपने सही समझा, प्रियांशी। ब्लैक लेदर ड्रेस, हाई हील्स, बाल खुले और चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान। आरव हंसते हुए बोला, वेलकम प्रियांशी, आओ अंदर आओ। कुछ देर बाद उसने पूछा, ड्रिंक्स लोगी? घंटों लगातार शराब पीने के बाद आरव ने पूछा, कास्टिंग के लिए तैयार हो? प्रियांशी बस मुस्कुराई। उसकी आंखें धीरे धीरे आरव से टकराई और उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई। आरव की हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। उसकी आंखें फैलने लगी, सांसें रुकने लगी और शरीर जमने लगा। वो चाह के भी प्रियांशी की आंखों से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसने खुद का गला घोटा, दीवार पर अपना सर पटका, खून की उल्टियां की और बालकनी से छलांग लगा दी। सुबह 5 बजे समुद्र के पास सड़क किनारे उसकी लाश मिली। उसने एक नजर डाली थी और आरव ने अपना अंत खुद चुना। 3 लाशें, तीनों केस अलग, तीनों के मरने की लोकेशन अलग, लेकिन पैटर्न कॉमन। मौत से पहले पूरी तरह खुद से टूट जाना। ये बातें वो इंसान सोच रहा है जिसका जिक्र स्टोरी के शुरुआत में मैंने किया था, जिसको ये मौतें नॉर्मल नहीं लगती। सिद्धार्थ तीनों के तस्वीर को सामने रखता है, विक्रम, राहुल और आरव, और सोचता है कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। ये डर नहीं है, ये कोई एंशिएंट कर्स है, कोई नजर जो सीधी आत्मा तक पहुंचती है। वो एक बात को बार बार दोहराता है, सिर्फ एक नजर और जिंदगी खत्म। प्रियांशी समुद्र के किनारे बैठी है, रेत में अपनी उंगलियों से एक नया नाम लिख रही है, सिद्धार्थ, और फिर वो नाम मिटा के मुस्कुरा देती है। 3 मौतें हो चुकी हैं, अब शिकारी की नजर उस पर है जो उसे रोकना चाहता है। सिद्धार्थ एक सोशल वर्कर है और इस मर्डर मिस्ट्री केस पे काम कर रहा है। रात के करीब 9 बजे वो मुंबई पुलिस के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में पहुंचता है।
वो एक इन्वेस्टिगेशन रूम में खड़ा है और सोचता है। 3 मरे हुए आदमी, विक्रम, राहुल और आरव, तीनों की मौत अलग तरीकों से, अलग जगहों पे, लेकिन एक चीज कॉमन, उनकी आंखों में मौत से पहले का खौफ और सीसीटीवी में एक अनजान लड़की की परछाई। सिद्धार्थ ने फाइल में केस से रिलेटेड कुछ पढ़ा। विक्रम की लाश मिलने के बाद 4 घंटे तक उसका फोन एक्टिव था, पर वो तो मर चुका था। राहुल की मौत से पहले कॉल रिकॉर्ड में एक अननोन फीमेल कॉलर, आरव की सीसीटीवी फुटेज जिसमें वो लगातार दरवाजे की ओर देखता है, जिसमें कोई चेहरा तो नजर नहीं आ रहा है, पर ऐसा लगता है कि कोई उसे लगातार देख रहा हो। ये कोई आम कातिल नहीं है, ये एक डर है जो इंसान की आंखों से उसके दिल में घुसता है और अंदर से तोड़ देता है। प्रियांशी एक पुराने खंडर अपार्टमेंट में रहती थी, अंधेरे से भरा हुआ। दूर कहीं किसी कोने से नीली लाइट चमकती हुई। वो एक पुरानी फटी हुई डायरी के पन्नों पे कुछ लिख रही थी। सामने जलती हुई एक मोमबत्ती, कमरे की दीवारों पर अजीब सी कलाकारी, लोगों की आंखें, जलती लाशें और खून से मोटे अक्षरों में लिखा एक शब्द, नजर। प्रियांशी कुछ बड़बड़ा रही थी। उन्होंने मुझे देखा था, अब उनकी आंखें सड़ चुकी हैं। अगली बारी उसकी है जो सच के पीछे भाग रहा है। उधर सिद्धार्थ क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से अपने एनजीओ ऑफिस पहुंचता है। उसे अपनी टेबल पे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पे लिखा था, क्या तुम उसकी आंखों से बच सकते हो? किसी ने जानबूझ के उस कागज को वहां छोड़ा था। सिद्धार्थ चौंकता है और बाहर दौड़ता है, लेकिन बाहर कोई नहीं। तभी उसका फोन बजा। फोन पे एक लड़की की घबराहट से भरी आवाज, सर, वो मुझे देखती है, मेरी खाल के अंदर कुछ जल रहा है। सर, मैं प्रियांशी को जानती हूँ। फिर एक चीख और कॉल कट। सिद्धार्थ उस लड़की के बताए पते पे पहुंचा। एक पुराना बंद बंगला, टूटा फूटा, घना अंधेरा, दीवारों से पपड़ियां निकली हुई। कमरे में घुसते ही दीवार पर खून से लिखा था, जिसने देखा वही मरा। और वही फर्श पर पड़ी थी एक जली हुई लड़की की लाश। चेहरा पूरी तरह काला, आंखें बाहर निकली हुई, लेकिन होठों पे एक अजीब सी मुस्कान। सिद्धार्थ को कमरे में एक काली परछाई दिखी। वो अकेली खड़ी थी, पर इस वक्त उसकी आंखें खूबसूरत नहीं थी, वो जल रही थी। उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ था, कुछ पुराना, रहस्यमयी। सिद्धार्थ समझ गया, ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं, ये सजा है। वो लड़की नहीं, एक चलती फिरती मौत है जो तुम्हें पहले देखती है और उसके बाद सब खत्म, तुम सीधा मौत के मुंह में। सिद्धार्थ प्रियांशी को पुराने कागजों में ढूंढने लगा, उसके अतीत को खोदने लगा। वो फिर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पहुंचा। वहां उसे 5 साल पुरानी एक औरत के केस की फाइल मिली। नाम प्रियांशी सिंह, स्टेटस डेड। मौत हुई 2019 में, आत्महत्या, खुद को जलाकर। पता वही बंगला जहां प्रियांशी ने सिद्धार्थ को उस लड़की के जरिए बुलवाया था। आखिरी पन्ने पे लिखा था, बचो उसकी नजर से क्योंकि वो मर चुकी है, लेकिन उसकी आंखें अब भी जिंदा है। रात करीब 1 बजे सिद्धार्थ सीआईडी ऑफिस से अपने घर पहुंचा। थके होने के कारण उसने सबसे पहले शावर लिया और खाना खाने के बाद दोबारा से केस की फाइलों में उलझ गया और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। तभी तेज हवा के कारण खिड़की से एक कागज का टुकड़ा उड़कर उसके बेड के पास आ गिरा। कागज पर लाल लिपस्टिक से लिखा था, तुम मुझे ढूंढ रहे हो सिद्धार्थ, पर मैं तो तुम्हारे पीछे हूं। वो चौंक कर उठ गया। कमरा खाली था, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। आईने में एक लड़की की परछाई जो हिल नहीं रही थी, और फिर पलक झपकते गायब। अगली सुबह सिद्धार्थ जब एनजीओ में था, उसकी नजर एक लड़की पर जाती है, प्रिया। ये सिर्फ मैं और आप जानते हैं कि प्रिया ही प्रियांशी हैं। वो अब सिद्धार्थ के पीछे आ चुकी थी। मासूम चेहरा, सादगी से सजी, मगर आंखें वो नहीं बदली।
सिद्धार्थ ने मन ही मन कहा, ये पहली बार है जब किसी लड़की को देखकर लगा जैसे वक्त यही थम जाए। प्रिया उसके पास आई और मुस्कुराकर बोली, मैं यहां आपकी हेल्प करने आई हूं सिद्धार्थ सर। मैं भी एक एनजीओ में काम करती हूं। आवाज नर्म मगर आंखों में कहीं दर्द और धोखा छुपा हुआ। प्रिया, या फिर यूं कहे कि प्रियांशी, शीशे के सामने खड़ी थी, उसी पुराने फ्लैट में, बाल खुले हुए, लाल साड़ी में, होठों पे वही मुस्कान। वो धीरे से बोली, तुम सच में अलग हो सिद्धार्थ। मैं चाहती हूं तुम मुझे देखो, पर तुम मरना नहीं चाहते। दोनों कैसे होगा? रात के करीब 2 बजे सिद्धार्थ की नींद खुलती है। कोई उसके बेड के पास खड़ा था। वो घबरा कर उठा। कमरे में कोई नहीं था, पर एक जली हुई तस्वीर उसके बिस्तर पे गिरी हुई थी। सिद्धार्थ और प्रियांशी एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े। फोटो देख के उसके होश उड़ गए। ये फोटो, ये कब खींची गई? हम तो ऐसे कभी मिले ही नहीं। प्रियांशी की नज़र अब सिद्धार्थ पे थी। कभी कभी किसी चेहरे पे जो मुस्कान होती है वो जिंदा होने की निशानी नहीं, बल्कि मौत की दस्तक होती है। और इस बार सिद्धार्थ के सामने आने वाला था एक ऐसा सच जो उसकी दुनिया को जला देगा। सिद्धार्थ अब बेचैन था। वो सच को खोद के बाहर निकालना चाहता था। प्रियांशी कौन है? वो लोगों को क्यों मार रही हैं? उसका प्रियांशी के साथ क्या रिश्ता है? वो और प्रियांशी एक साथ फोटो में क्या कर रहे थे? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वो अपने एनजीओ ऑफिस पहुंचा। एनजीओ के पुराने रिकॉर्ड रूम में वो रात को अकेला फाइलों को खंगाल रहा था। तभी उसे धूल खाती हुई एक पुरानी फाइल मिली जिस पर लिखा था, प्रिया वर्मा 2015 सुसाइड केस। वही प्रिया जो सिद्धार्थ को एनजीओ ऑफिस में मिली थी। जैसे ही उसने फाइल खोली, उसमें से एक फोटो गिरी, प्रियांशी की। पर रिकॉर्ड में नाम तो प्रिया का था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो मरी हुई लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? उसका दिमाग अब चकरा गया था, क्योंकि 2 दिन पहले ही वो इस मरी हुई लड़की से मिला था अपने एनजीओ ऑफिस में। दूसरा सवाल जो उसके दिल की धड़कन को बढ़ा रहा था वो ये था कि अगर प्रिया प्रिया नहीं है तो क्या वो प्रियांशी है? और अगर वो प्रियांशी ही है तो जब वो 2015 में मर चुकी थी तो 2019 में दोबारा कैसे मर सकती है? उसने दोनों फाइलों को एक साथ रखा और तारों को जोड़ने लगा। एक चीज कॉमन मिली, दोनों ही मौतें सुसाइड थी जिसमें विक्टिम जल के मरा था। वो समझ चुका था कि प्रिया ही प्रियांशी और प्रियांशी ही प्रिया है। पर सवाल ये भी था कि क्या ऐसा संभव है? एक इंसान 2 बार मर सकता है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फाइल में उसे प्रिया के बारे में और भी कुछ पता चला। उम्र 24 साल, एक बार डांसर और मौत से पहले उसके साथ गैंगरेप। सिद्धार्थ के हाथ कांपने लगे। चलिए स्टोरी को फ्लैशबैक में लेके चलते हैं 2015 में। प्रिया एक बार में डांसर थी। वहां उसकी मुलाकात एक अमीर लड़के से हुई, विनय चौधरी, जिसने प्रिया को अपने प्यार के जाल में फंसा के अपने दोस्तों के साथ उसका रेप करके उसे जलाने की कोशिश की। सिद्धार्थ को लगा कि वो सब कुछ समझ चुका है। प्रियांशी कोई आम आत्मा नहीं, वो बस मरे हुए होने का नाटक कर रही है और सबको मार रही है। लेकिन सवाल यह है, वो अब एनजीओ में क्यों है? और उसके निशाने पे सिद्धार्थ क्यों है? तभी पीछे से आवाज आती है, तो तुम्हें सब पता चल गया। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा। प्रियांशी पीछे खड़ी थी, लाल जोड़े में बिखरे बाल और आंखें जलती हुई। तुम्हें क्या लगा सिद्धार्थ? मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं तो बस चाहती हूं कि तुम मुझे जिंदा देख लो, बस एक बार, ताकि जब तुम मरो तो मुझे याद करके मरो। सिद्धार्थ रिकॉर्ड रूम से भागने की कोशिश करता है। तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ प्रियांशी की परछाई दिखती है और वो दर्द में चीखती है। चेहरा बदल जाता है। सिद्धार्थ पर जख्म वो ही रहते हैं। सिद्धार्थ जोर से चिल्लाता है, तू आखिर है कौन? जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसकी सांसें उससे अलग होती हैं, पर जब कोई इंसाफ के लिए मरता है तो उसकी रूह और सांसें दोनों ही उस इंसान के पीछे पड़ जाती हैं जो उस पर हंस के चली गई थी। सुबह होते ही एनजीओ का एक हेल्पर साफ सफाई के लिए उस रिकॉर्ड रूम में जाता है जहां पिछली रात सिद्धार्थ गया था। दरवाजा खुला हुआ था मगर अंदर कोई नहीं था।
उसे जमीन पर गिरी हुई एक पुरानी डायरी दिखी, खून से भीगी हुई। वो डर गया और सीधा भागता हुआ सिद्धार्थ के पास पहुंचा। सर, रिकॉर्ड रूम से ये डायरी मिली है। सिद्धार्थ डायरी का पहला पन्ना पलटता है, जिस पे लिखा था, जिसने मुझे देखा वो मरा। और नीचे कुछ नामों की लिस्ट थी और हर नाम के आगे क्रॉस का निशान। पहला नाम विनय चौधरी, जिसने उसका रेप किया था, वो मरा क्लब में। दूसरा नाम विक्रम, जो हाईवे पे चल के मरा था। तीसरी मौत राहुल की पार्टी करते हुए क्लब में। चौथी मौत आरव की, जिसने खुद बालकनी से कूद के अपनी जान दे दी थी। इन नामों के अलावा भी कई नाम थे और सबके नामों के आगे कट लग चुका था। लिस्ट में आखिरी नाम था सिद्धार्थ खन्ना का, जो अब भी जिंदा था। सिद्धार्थ ने जब अपना नाम देखा, वो समझ गया कि अब वो नहीं बचेगा, क्योंकि डायरी में जिसका भी नाम लिखा हुआ था वो सब मारे जा चुके थे। कोई नहीं बचा था। डायरी के आखिरी पन्ने पे लिखा था, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में आखिरी है सिद्धार्थ, पर तुम अलग हो क्योंकि तुम मुझे समझ गए। शायद इस बार प्यार और बदला दोनों एक साथ हो जाए। उसी रात सिद्धार्थ जब अपने रूम में सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा उसके गर्दन पे जलने के निशान थे और कमरे की दीवार पे लिखा था, तूने मुझे देख लिया तो अब तू भी मरेगा। तभी उसके फोन पे मैसेज आया, एक ब्लर फोटो जिसमें वो नींद में खड़ा है और उसके पीछे प्रियांशी खड़ी है। प्रियांशी अब सिद्धार्थ के दिमाग में घर कर चुकी थी। वो उसे हर जगह दिखाई देती थी, ऑफिस के शीशे में, मेट्रो में, एनजीओ के बच्चों की ड्राइंग्स में। वो बस एक ही चीज दोहराने लगा, मैं पागल नहीं हूं, वो है, वो जिंदा है और मैं ही उसका अगला शिकार हूं। उसने सोचा कि वो पुलिस की मदद लेगा, उन्हें सब कुछ बताएगा। वो पुलिस को कन्विंस करता है कि वो प्रिया वर्मा के केस को रीओपन करे और जांच करे, लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने सिद्धार्थ को एक पुरानी फुटेज दिखाई, जिसमें वो जलती हुई कुएं में कूद जाती है। वीडियो का आखिरी फ्रेम जूम होता है, जिसमें प्रियांशी की जलती हुई आंखें दिखी। औरत की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, कभी कभी बदला भी होता है, और जब उसका बदला लेने का वक्त आता है तो हर चेहरा जला हुआ मिलता है। कभी कभी मोहब्बत किसी के मौत की वजह नहीं होती, बल्कि मौत मोहब्बत का अंजाम बन जाती है। और फिर जो बचा रहता है वो होता है एक जिंदा लाश। सिद्धार्थ अब प्रियांशी के डर के साथ साथ उसके दर्द को भी समझने लगा था। रात के करीब 3 बजे वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था, पसीने से तरबदर, मत जाओ प्रियांशी, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे दर्द समझ आता है तुम्हारा। अचानक कमरे की बत्ती अपने आप कम हो जाती है और कमरे में सिसकियों की आवाज गूंजने लगती है। कमरे के किसी कोने में कोई बैठा था, लंबे गीले बाल, चेहरा आधा जला हुआ। वो प्रियांशी थी। प्रियांशी उठती है और धीरे धीरे सिद्धार्थ की तरफ आती है और उसके हर कदम पर जले हुए पैरों के निशान बनते हैं। उसके हाथ में वही जली हुई डायरी थी। वो बोली, मुझे किसी ने नहीं समझा सिद्धार्थ, बस तुमने मुझे समझा। तो क्या तुम मेरे हाथों तुम्हारी मौत को भी कबूल करोगे? सिद्धार्थ जब सुबह उठा तो कमरे की दीवार पे खून से एक लाइन लिखी थी, तुम जिंदा हो, पर सिर्फ वक्त के लिए। सिद्धार्थ अपने हाथों को देखता है, उसके हाथ जलने लगे थे बिना आग के। वो एनजीओ में भी किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था, बस उसे हर शीशे में एक ही औरत की परछाई दिखती थी, प्रियांशी की। सिद्धार्थ प्रियांशी के असली मौत की जगह पे पहुंचा, उस किले में जहां प्रियांशी को जिंदा जलाया गया था। वहां उसे एक बूढ़ा चौकीदार मिलता है। उसने चौकीदार से पूछताछ की, पर उसने सिर्फ एक ही बात बोली, बेटा तुम जहां खड़े हो वहां कोई कब का जल चुका है। और उसकी चीख अब तक हवा में महसूस होती है। उस लड़की ने कहा था, अगर कोई उसका दर्द समझेगा तो वो उसे प्यार करेगी, पर उस प्यार का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत। रात हो चुकी थी, पर सिद्धार्थ वही उस किले में रुका।
एक आखिरी बार प्रियांशी को देखने के लिए। चारों तरफ पाक की लपटें उठने लगी और सामने खड़ी थी प्रियांशी अपने असली भूतिया रूप में, मगर उसकी आंखें नम थीं। सिद्धार्थ को पता था कि उसे हमेशा से प्यार चाहिए था, तो उसने रोते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूं प्रियांशी। तुम्हें यही चाहिए था ना कि कोई तुमसे प्यार करे। अब तुम्हें इंसाफ मिल गया, अब खुद को आज़ाद कर दो। प्रियांशी एक पल के लिए शांत हो गई। उसका जलता हुआ चेहरा एक इंसानी शक्ल में बदल गया था, एक मासूम और बेहद सुंदर चेहरा। वो धीरे से बोली, प्यार से पहले इंसाफ चाहिए सिद्धार्थ, और मेरा इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ। अचानक उसका चेहरा फिर से जलने लगता है और अंधेरा हर चीज को निगल जाता है। एनजीओ की लाइब्रेरी में उस डायरी का पन्ना खुद ब खुद पलटता है और उसके आखिरी पन्ने पे लिखा था, सिद्धार्थ देख लिया, अब मौत तेरा इंतजार कर रही है। कभी कभी इंसाफ की भूख मौत से भी भयानक होती है। सिद्धार्थ का चेहरा अब थका नहीं, सूखा हुआ था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, मोहब्बत और मातम का मिला जुला रंग था। वो डायरी अब बंद नहीं होती, हर रात अपने आप खुलती और हर बार एक नया चेहरा खून से उभरता है। आपको विक्रम की मौत याद है, जिसे प्रियांशी ने हाईवे पे जला के मारा था? कभी विक्रम और प्रियांशी एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन कुछ टाइम बाद विक्रम की नीयत खराब हो गई और उसने प्रियांशी के प्यार को धोखा दिया, उसका इस्तेमाल किया। उसने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने उसको और उसके बच्चे को स्वीकार नहीं किया और प्रियांशी को बदनाम करने की कोशिश की। वो दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे और जब ये सारी कहानी ऑफिस वालों को पता चली तो उन्होंने प्रियांशी को वहां से निकाल दिया और उसकी आखिरी रात उसी किले में खत्म हुई। अब सिद्धार्थ डरता नहीं था, वो प्रियांशी की कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहता था। सिद्धार्थ खुद की एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। ये कहानी एक चुड़ैल की नहीं है जो सबको मार रही थी, बल्कि एक ऐसी लड़की की है जिसने हमेशा प्यार मांगा, लेकिन दुनिया ने कभी उसे प्यार दिया नहीं, दिया तो सिर्फ धोखा। मैं सिद्धार्थ खन्ना इस लड़की के लिए लड़ूंगा, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना मिले। सिद्धार्थ ने विक्रम की काली सच्चाई को दुनिया के सामने रखा ताकि प्रियांशी को इंसाफ मिल सके। सिद्धार्थ उस मंदिर में पहुंचता है जहां प्रियांशी की आत्मा को बांधने की कोशिश हुई थी। चारों तरफ लाल कपड़े, राख, जली मूर्तियां और एक टूटी हुई घड़ी जिसमें सुई अटक गई थी वहां उसे दिखाई देती है। प्रियांशी पूरी जली हुई, लेकिन आंखों में आंसू। प्रियांशी बोली, मैं मर चुकी हूं सिद्धार्थ, पर मेरा प्यार अब भी जिंदा है और जिसने मुझे समझा है उसे मैं कभी छोड़ नहीं सकती। सिद्धार्थ अपने हाथों को उसकी ओर बढ़ाता है और जैसे ही उसे छूता है मंदिर हिलने लगता है और चारों तरफ उसकी चीखें। प्रियांशी की आत्मा एक बार फिर जाग गई थी और अब सिद्धार्थ उसके भीतर समा चुका था। प्यार अगर सच्चा हो तो वो जीवन देता है, लेकिन अगर प्यार दर्द बन जाए तो हर सांस एक श्राप बन जाता है। सिद्धार्थ अब कोई आम इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि कोई अनदेखा धुआं था जो उसके भीतर उठ रहा था। उसकी आवाज में एक औरत की गूंज मिलने लगी थी। प्रियांशी अब पूरी तरह से उसके अंदर समा चुकी थी। वो कहता था, मैं नहीं मानता कि प्रियांशी बुरी थी, बुरा तो ये समाज है जिसने उसे बर्बाद कर दिया। प्रियांशी ने सिद्धार्थ को नहीं मारा, बल्कि उसके शरीर के जरिए हमेशा खुद को जिंदा रखने का रास्ता ढूंढ लिया। उसकी आत्मा का श्राप सिद्धार्थ के जिस्म के जरिए जीवित है। अब सिद्धार्थ हमेशा उसकी कैद में रहेगा।